नीट में हम जो गलतियां करते हैं वो यूनिट कन्वर्जन की करते हैं। यूनिट कन्वर्जन को बहुत स्ट्रांग बना लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि दाब कितने प्रकार के हो सकते हैं ना। जैसे पानी में अगर अपन हाथ डुबो देंगे तो हमारा हाथ पूरा पानी से भीग जाता है, जबकि मर्क्यूरी के साथ ऐसा नहीं होता है भैया। मर्क्यूरी हमारे हाथों को भिगो नहीं सकती है। कि समान क्षैतिज रेखा पर दाब समान होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा हमारे लिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और माइंड मैप की सीरीज का बहुत अच्छे से आनंद भी उठा रहे होंगे। बेटा आज इस सीरीज में मैं दिनेश जाट फिर से आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है द्रव्यों के यांत्रिक गुणधर्म। पिछले चैप्टर में हमने ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म के बारे में सीखा था और उसके सारे फॉर्मूले, सारे डेफिनेशंस और किस तरीके से हमें उनको सवालों में अप्लाई करना है, ये सारी बातें सीखी थी। आज हम फिर से एक नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं जिसमें हम द्रव्यों की बात करेंगे बेटा जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है द्रव, क्या कितने टाइप के द्रव्य होते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं बेटा जी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं जैसे द्रव्य के पास में क्या क्या हो सकता है, पहले समझते हैं, बाद में अपन द्रव्य के अंदर जो हमारे फॉर्मूले हैं, कैसे सवाल बनते हैं, उनको सीखेंगे। पहले इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है घनत्व। वैसे तो सभी लोगों को पता होगा कि घनत्व क्या होगा। घनत्व बेटा होता है द्रव्यमान और आयतन की प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान हो सकता है, उसे ही हम घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये होता है बेटा जी द्रव्यमान बटा आयतन। और अगर इसकी इकाई और विमा की बात करें तो इकाई होती है, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में लिखते हैं, आयतन को हम मीटर क्यूब में लिखते हैं। और अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस जैसे हम एसआई यूनिट तो किलोग्राम है, और सीजीएस में अगर बात करें तो किलोग्राम को हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर क्यूब को हम क्यूबिक सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो कुछ जनरल बातें हैं। कुछ द्रव्य होते हैं जिनका घनत्व हमें याद होना चाहिए, वो सवाल में दिया हुआ नहीं होता है। ये पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं, जैसे कि पानी ले लें और मर्क्यूरी ले लें। ये दोनों ही द्रव्य फेमस हैं और इनका घनत्व हमें सीधे सीधे याद होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं पानी का घनत्व, वो होता है 1 ग्राम पर सीसी। सीजीएस में बात करें तो 1 ग्राम पर सीसी, और एसआई यूनिट में बात करें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऐसे ही मर्क्यूरी की बात करेंगे तो 13.6 ग्राम पर सीसी एसआई यूनिट है, और 13 ग्राम पर सीसी तो हो गया है सीजीएस यूनिट हो गया, और एसआई यूनिट में बात करेंगे तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसके बाद में अगर मान लो कि हमारे पास में दो अलग अलग द्रव्य हैं जिनका द्रव्यमान भी अलग अलग है और जिनका आयतन भी अलग अलग है, अगर बेटा जी इन दोनों को मिक्स कर दें हम, तो ये जो मिक्सर बनेगा इसका घनत्व क्या होगा। जैसे कि मान लो कि मैं 2 कंटेनर लेता हूं, यहां पर मेरे पास में ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और यहां पर हमारे पास में एक मिक्सर बनता है। इनका अलग अलग द्रव्यमान है और इनके पास में अलग अलग आयतन भी है, और ये इनका मिक्सर बन जाता है। तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है, और ये सवाल पूछा हुआ है बेटा जी एग्जाम में। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल यहां से पूछा जाता है। ये सीधे सीधे सूत्र हमें याद रखना है। देखिए, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और ये आयतन v1 है और ये आयतन v2 है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर इसका जो घनत्व मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा कितना, रो मिक्स बोल देता हूं, और इसका घनत्व बोल देता हूं रो1 और इसका बोल देता हूं रो2। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि भैया घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, दोनों को मिला रहा हूं, तो कुल द्रव्यमान इनके योग के बराबर हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। और अगर आयतन की बात करें तो आयतन भी इन दोनों को मिलाने पर इनका जो सम है, इनका जो योग है, उसके बराबर होगा, तो ये v1 प्लस v2 आ जाएगा। फिर यहां से मैं अगर आयतन को हटाना चाहूं, यहां से विस्थापित करना चाहूं, और आयतन को अगर मैं घनत्व के पदों में लिखूंगा, तो मेरे को पता है कि रो बराबर मास बाई वॉल्यूम m बाई v होता है। तो यहां से v बराबर क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा m बटा रो। तो मैंने v1 बराबर लिख दिया है m1 बटा रो1 और प्लस m2 बटा रो2। फिर यहां पर दो हमारे पास में स्पेशल केस है बेटा जी।
जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको याद रखना कि यदि मान लो कि ये जो दोनों हमने कंटेनर लिए हैं, इन दोनों कंटेनर में जो द्रव्य भरा है, अगर इन द्रव्यों का द्रव्यमान बराबर हो तो ये जो मिक्सर बनेगा, इस मिक्सर का जो घनत्व है वो क्या आ जाएगा, जबकि द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2ρ1ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2। इसको इसी तरीके से याद रखिएगा कि द्रव्यमान बराबर होने पर जो मिक्सर का घनत्व आता है बाबा, वो क्या होता है, वो होता है 2ρ1ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2। आगे हम बात करें कि अगर मान लो कि द्रव्यमान बराबर ना होके अगर इनके आयतन बराबर हो जाए, ये V1 बराबर V2 की, भाई दोनों कंटेनर में हमने समान आयतन के द्रव्य भर दिए हैं, तो अगर इनको मिला दिया जाएगा तो इनका घनत्व क्या रहेगा, तो ये रहेगा ρ1 प्लस ρ2 बटा 2। तो इसको याद रखिएगा बेटा जी, यहां से इस छोटी सी बात से ही सवाल पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे हम बात करें, एक और बहुत महत्वपूर्ण टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा जी सापेक्ष घनत्व। और सापेक्ष घनत्व को ही हम विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर अगर लिखा हो कि विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, तो ये जो सापेक्ष घनत्व हम पढ़ने जा रहे हैं उसी को हम विशिष्ट घनत्व बोलेंगे। देखिए बेटा, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बार बार ये कंफ्यूजन पॉइंट होता है हमारे लिए कि क्या होता है विशिष्ट घनत्व और क्या होता है सापेक्ष घनत्व। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सापेक्ष घनत्व की बात करूं तो हम एक्चुअली में इसमें देख रहे हैं किसी एक द्रव्य को हम रेफरेंस मानेंगे और फिर उसके साथ हम तुलना करेंगे कि भाई इसके मुकाबले इस पर्टिकुलर द्रव्य का घनत्व कितना हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो सापेक्ष घनत्व होता है बेसिकली होता है पदार्थ का घनत्व। कोई भी पदार्थ हो सकता है, यहां पर जैसे मर्क्यूरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर पदार्थ के घनत्व को हम भाग दे दें, डिवाइड कर दें जल के घनत्व को, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अपन मापन करते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व के साथ अपन पदार्थ के घनत्व की सापेक्षता को चेक करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास में पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसको ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे हम बात करते हैं बेटा जी, हमारे लिए अगली जो टर्म है वो है दाब, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो दाब है इसको समझते हैं कि जैसे कि मान लो कि यहां पर हमारे पास में ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, यहां पर मैंने इसमें मान लो कि कंटेनर में पानी भर दिया है। अब पानी भरने की वजह से इसकी जो ये सतह है, ये पानी यहां पर एक बल अप्लाई कर रहा होगा, जो कि यहां पर ये बल लंबवत होता है। ये बल कैसा है, लंबवत होता है, या कह लूं पानी की जो सरफेस है, पानी की जो सरफेस है इसके ऊपर भी वातावरण की वजह से, वायुमंडल की वजह से एक लंबवत बल लग रहा होगा। तो जितने क्षेत्र में ये लंबवत बल लगता है, तो इस बल और इस क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसी को दाब कहते हैं। तो यहां पर इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बल होता है बेटा जी, ये लंबवत होता है सतह के क्षेत्रफल के। बात समझ में आती है? तो बल बटा क्षेत्रफल ही क्या होता है, दाब होता है। और अगर इसकी इकाई की बात करेंगे तो पास्कल होता है। और अगर बात करें 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और दूसरी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एटीएम, जिसको हम वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1 बार, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें यह पता होना चाहिए कि एक वायुमंडल, जनरली हमें सवालों में 1 एटीएम बताया जाएगा, या मान लो कि दाब की वैल्यू दी गई 3 एटीएम, 2 एटीएम, 4 एटीएम, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा होगा। तो इस बात को लेके हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, और इस वजह से हमें सवाल गलत नहीं करना है कि भाई एटीएम का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा। हमें याद होना चाहिए, ये सवाल में दिया नहीं जाएगा कि 1 एटीएम बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जनरली बेटा नीट में हम जो गलतियां करते हैं वो यूनिट कन्वर्जन की करते हैं। यूनिट कन्वर्जन को बहुत स्ट्रांग बना लीजिए। अगर यूनिट कन्वर्जन अच्छे से रहेगा तो जो कैलकुलेशन वाली जो मिस्टेक्स हम करते हैं बेटा जी, वो बहुत कम हो जाएगी और हमारे सवाल सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखिएगा कि एक एटीएम बराबर 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर बात करें एक एटीएम को हम एचजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और अगर बात करें एमएम में तो ये होता है 760 एमएम ऑफ एचजी। अब ये क्या होता है एमएम ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी? जब अपन बैरोमीटर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर समझेंगे कि क्या होता है सेंटीमीटर ऑफ एचजी और एमएम ऑफ एचजी। ध्यान से सुनिएगा। आगे हम बात करते हैं कि दाब कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है कि मान लो कि कोई द्रव्य है या कोई वस्तु है, उसका जितने भी बिंदु, जो भी हमारे पास में उसके बिंदु हैं, वो अगर वातावरण के संपर्क में है तो उन सभी बिंदुओं पर वायुमंडल की वजह से एक दाब लगता है, या वायुमंडल की वजह से उसकी जो सतह होती है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उस पर लंबवत बल लगता है और उस बल की वजह से वहां पर प्रेशर होता है। तो ये अगर बात करें तो हर एक बिंदु जो वायुमंडल के संपर्क में है उस पर वायुमंडलीय दाब होता है। जितने भी बिंदु हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो वायुमंडल के संपर्क में हैं, उन सब पर वायुमंडलीय दाब लगेगा। और ये जो वायुमंडलीय दाब है बेटा जी, इसको हम पी नोट से लिखेंगे। और ये पी नोट बराबर 1 एटीएम। वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? 1 एटीएम होता है। और हमें कैसे पता लगा कि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम है, या कैसे पता लगा कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है? इसी को जानने के लिए बैरोमीटर आया था बेटा जी। बैरोमीटर की मदद से हमें पता लगा था कि एक्चुअली में वायुमंडलीय दाब कितना होता है। इसका जो वैल्यूज हमने लिखी है ये बैरोमीटर की सहायता से ही आई थी। तो पी नॉट बराबर 1 एटीएम और ये बराबर होता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कैलकुलेशन पर्पज से ऑलमोस्ट बराबर हम लिखेंगे 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर से। और यहां पर आगे हम बात करें तो दूसरा हमारे पास में है गॉज प्रेशर, गेज दाब इसे अपन बोलते हैं। तो ये जो गेज दाब है ये एक्चुअली में जैसे वायुमंडलीय दाब तो आया वायुमंडल की वजह से, और गेज प्रेशर की बात करके जैसे मान लो कि हमने एक बोतल ली है जिसकी लंबाई या जिसमें पानी भरा हुआ है 2 मीटर मान लो, या मान लो कि हमारे पास में एक पानी की टंकी है जिसमें 10 मीटर तक पानी भरा हुआ है, एक 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो किसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा? तो हमने इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि पानी अगर ज्यादा भरा हुआ है तो दाब ज्यादा लगता है। इसका मतलब पानी की ऊंचाई की वजह से दाब में फर्क पड़ता है। अगर पानी ज्यादा ऊंचाई तक भरा हुआ है तो दाब ज्यादा होता है, और पानी कम ऊंचाई तक भरा हुआ होता है तो दाब कम होता है। तो जो ऊंचाई की वजह से दाब आता है, या जो ऊंचाई की वजह से दाब में जो परिवर्तन है, उसी को अपन बोलते हैं गेज दाब। उसी को हम क्या बोल देंगे? गेज दाब बोल देंगे। जैसे कि मैंने यहां पर ये कंटेनर लिया है जिसमें हमने एक सिलेंडर डुबो दिया है। अब इस सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को ए बिंदु मान दिया है और निचले हिस्से को हमने बी बिंदु मान लिया है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर के ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग के बीच में जो ऊंचाई है उसमें h ऊंचाई है ये। तो ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग में अगर मैं दाब का परिवर्तन देखूंगा तो वो मेरे को ρgh का मिलता है। इसको हम समझेंगे कि ये कितना कैसे आता है। बाकी ध्यान रखिएगा कि इस ऊंचाई की वजह से जो हमारे पास में ये जो दाब आता है वो ρgh आता है। यहां पर रो इस जो भी द्रव्य है उसका घनत्व होता है, जी हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h यहां पर हमारे पास में ये जो भी हमने द्रव्य लिया है ये कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है उसकी ऊंचाई के बारे में बताता है। जैसे कि एक उदाहरण हम समझ लेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा जी, मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक कुछ इस तरीके से एक कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर में मैं यहां पर एक लिक्विड भर देता हूं। इसमें एक द्रव्य भरा हुआ है जिसकी ऊंचाई मेरे को h दी गई है और इसका जो घनत्व है वो रो दिया गया है। और मेरे को बोला गया कि यहां पर एक तो इसके h/2 ऊंचाई पर या h/2 गहराई बोल दो, या यहां से इसकी ऊंचाई बोल दो। और यहां पर एक बिंदु A ले लिया और इसके एक पेंदे पे मैंने दूसरा बिंदु B लिया है। तो यहां से अगर देखें कि बिंदु A पर दाब कितना होगा और बिंदु B पर दाब कितना होगा, तो ऊंचाई की वजह से हमने अभी देखा कि जो दाब होता है वो होता है ρgh। तो यहां पर देखूं तो बिंदु A की जो ऊंचाई है या बिंदु A के ऊपर पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है,
जो ऊंचाई है इसको ऐसे समझिए कि जो भी बिंदु हमें लेना है उस बिंदु से कितने ऊपर तक पानी भरा हुआ है वो है ऊंचाई। तो यहां देखो बिंदु ए से h/2 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसका मतलब यहां पर यह आ जाएगा ρg/h/2। यह आ गया है बिंदु ए का दाब आ चुका है बेटा जी। और आगे अगर मैं बात करूं बिंदु बी पर, तो बिंदु बी से पानी h ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो यहां आ जाएगा ρgh। तो बिंदु ए पर तो आ गया है ρgh/2 और बिंदु बी पर कितना आ चुका है ρgh। ये सिर्फ ऊंचाई की वजह से हमने देखा है, अभी हमने वायुमंडलीय दाब को यहां पर नहीं लिया है। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ किसका देख रहा हूं, ऊंचाई की वजह से। और अगर वायुमंडलीय दाब को भी लिखना है तो उसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वायुमंडल के संपर्क में है तो सिंपल वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। भाई ऊंचाई की वजह से तो ये था, वायुमंडल इसको ऊपर से दबा रहा है और वायुमंडलीय दाब कितना है, P0 है। तो P0 तो यहां तक का दाब हो गया भाई, यहां तक का, फिर ऊंचाई की वजह से इतना और बढ़ गया है। ये तो था, इसमें इतना और जोड़ दिया गया, तो ये आ गया हमारे पास में P0 और इसमें भी जोड़ दो P0। भाई वायुमंडलीय दाब तो सिंपल जोड़ना है, इसमें और कोई कहानी नहीं है। बात क्लियर है। फिर दूसरा कैसा सवाल यहां से पूछा जा सकता है हमें, उस सवाल को देखते हैं हम। कि जैसे कि मान लो कि बेटा जी हमारे पास में ये एक कंटेनर में और इसमें हमारे पास में 2 अघुलनशील द्रव्य हमने भर के रखे हैं। कि जैसे कि मान लेता हूं कि यहां तक मेरे पास में एक द्रव्य भरा हुआ है और दूसरा एक और अघुलनशील द्रव्य लिया है यहां पर। ये है हमारे पास में 3h/4 और ये दिया गया है h/4। इसकी जो ऊंचाई है h/4 है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3h/4। और मेरे को बोला गया कि इसका जो घनत्व है वो ρ1 है, इसका घनत्व ρ2 दिया गया है। तो अगर सिंपल सी बात करूं, दिया गया कि ये जो कंटेनर है इसका ढक्कन बंद है। ढक्कन बंद होने का मतलब क्या है कि हमने इसका वायुमंडल के साथ संपर्क तोड़ दिया है। हमने वायुमंडल के साथ संपर्क तोड़ दिया है। तो वायुमंडलीय दाब तो तभी होता है बेटा जी जब कोई बिंदु या कोई द्रव या कोई वस्तु वायुमंडल के साथ संपर्क में होती है। लेकिन अगर मैं इस द्रव्य की बात करूं तो इसका ढक्कन बंद करके हमने इसको वायुमंडल से संपर्क तोड़ दिया है, तो इस पर कोई वायुमंडलीय दाब नहीं होगा। तो यहां से इसको बंद कर दिया हमने। अब बात करें तो हमारे पास में यह है एक बिंदु ए और यह है दूसरा बिंदु बी। तो बिंदु ए पर जो दाब होगा वो कितना होगा वो देख लेते हैं, और बिंदु बी पर दाब कितना होगा उसको भी समझते हैं। तो बिंदु ए की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल से हमने संपर्क तोड़ दिया, वायुमंडलीय दाब खत्म हो चुका है। बिंदु ए के ऊपर पानी जो भरा हुआ है या जो भी द्रव्य हमने भरा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 3h/4 है। तो हमें पता है ऊंचाई की वजह से ρgh होता है। रो यहां पर हमारे पास में द्रव्य का घनत्व होता है और यहां पर इस द्रव्य का घनत्व कितना है, ρ1g, और ये जो ऊंचाई है ये है 3h/4। आगे अगर बात करूं बिंदु बी पर, तो बिंदु बी की अगर बात करें तो यहां पर इस पर कितनी ऊंचाई पर है, तो मैंने देखा इस पर h/4 तक तो ρ2 घनत्व का द्रव्य भरा हुआ है और 3h/4 ऊंचाई पर ρ1 घनत्व का द्रव्य भरा हुआ है। इसका मतलब इस पर जो दाब लग रहा होगा वो इन दोनों द्रव्य की वजह से लग रहा है, क्योंकि इस बिंदु बी कर ये वाला द्रव्य दबाने की कोशिश कर रहा है तो इस द्रव्य को ये ऊपर वाला द्रव्य भी दबा रहा है। तो बिंदु बी पर कुल दाब बढ़ जाएगा और इन दोनों की वजह से लगने वाले दाब के योग के बराबर आएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा, तो ये तो आ गया है ρ1g और ये कितनी ऊंचाई है 3h/4 और प्लस फिर ये नीचे और आ गया है, ये कितना है ρ2g h/4। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से हम 2, 3, 4 कितने भी अघुलनशील द्रव्य हो, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हर एक द्रव्य का दाब है वो जोड़ते चलेंगे। हर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दबाते हुए चलेगा जैसे जैसे नीचे चलेंगे। बात समझ में आती है? तो इसमें ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन होने का नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान में रखने का है। आगे चलते हैं। तो आगे हम देखें तो अगला जो हमें दाब का प्रकार मिला है वो है वास्तविक दाब।
वास्तविक दाब में वही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वास्तव में कितना दाब हो सकता है। अगर वायुमंडल के संपर्क में है तो वायुमंडलीय दाब जुड़ जाएगा, और वायुमंडल के संपर्क में नहीं है तो वायुमंडलीय दाब नहीं जुड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। तो वायुमंडलीय दाब जोड़ के जो दाब लिखा है कि भाई वास्तव में कितना दाब है। तो यहां पर सीखने वाली जो बात है वो ये है कि समान क्षैतिज रेखा पर दाब समान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा हमारे लिए। जब हम YouTube वाली समस्याओं को हल कर रहे होंगे तो हमें इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किसी द्रव्य में या किसी कंटेनर में हम एक क्षैतिज रेखा खींच ले तो उस क्षैतिज रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी बिंदुओं का जो दाब होता है वो बराबर होता है, क्योंकि एक रेखा हमने खींची है उसके ऊपर सभी जगह पर बराबर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ होता है। और ये जो ऊंचाई हम देख रहे हैं इसमें बर्तन या जो कंटेनर है या जो पात्र है उसकी साइज संरचना कैसी ही हो, उसकी आकृति कैसी ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ ये जो हम द्रव्य ले रहे हैं ये पानी हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, इसकी ऊंचाई का ही फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सवालों को इस वजह से गलत कर देते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि आकृति का क्या फर्क पड़ता है। बेटा कान खोल के सुन लीजिएगा कि दाब पर किसी एक बिंदु पर दाब अगर देखेंगे तो हम उस पात्र की आकृति को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे इससे कितना ऊपर तक पानी भरा हुआ है, मतलब ऊंचाई देखेंगे और कुछ बात नहीं देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहां पर हमने ये एक पात्र बनाया है जो कि अलग अलग आकृतियों का है, लेकिन अगर मैं बात करूं बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ये सभी समान क्षैतिज रेखा पर हैं या समान क्षैतिज ऊंचाई पर हैं। इन पर सभी बिंदुओं से बराबर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं का दाब कैसा होगा? बराबर होगा। बिंदु ए का दाब बराबर बिंदु बी का दाब बराबर बिंदु सी का दाब। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे बेटा जी। और दूसरी बात, ये जो हम ऊंचाई की वजह से दाब लिख रहे हैं रो जी एच, इसमें ये जो ऊंचाई ले रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये क्षैतिज ऊंचाई या कोई कोणीय ऊंचाई नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हमारे लिए। जनरली बच्चे यहां गलती कर देते हैं, वो सिर्फ पानी की ऊंचाई देखते हैं, लेकिन बेटा जी कई बार ये जो पानी की टंकियां होती हैं ये तिरछी झुकी हुई होती है, या कई बार हमें सवालों में दिया होता है कि इस तरीके से ये कंटेनर था जिसमें ये एक पाइप लगा रखी है और इसको ऐसे झुका के रखा और पानी यहां तक भरा हुआ है। तो बच्चे ये वाली ऊंचाई देखते हैं बेटा, जो कि गलत है। ये जो पानी की ऊंचाई हमें लेनी है ना बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लेनी है, इसके अलावा और कोई ऊंचाई नहीं लेनी है। तो यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। जैसे यहां पर अगर इसको देखूं मैं कि मान लो कि मेरे को ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 10 मीटर दे रखी है और ये जो कोण दे रखा है मान लो 37 डिग्री है। तो यहां से ये जो पानी भरा हुआ है इसमें यहां तक, इसकी हकीकत में अगर ऊंचाई की बात करूं तो जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लेते हैं हम ये वाली ऊंचाई लेंगे। ये जो ऊंचाई है ये वाली बेटा जी, ये ऊंचाई। तो यहां से हम इस ऊंचाई को निकालेंगे और फिर बाद में हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि अभी तक तो हमने बात करा था कि कोई पानी रुका हुआ है या जो पात्र में पानी भरा है वो पात्र भी रुका हुआ है, कि भाई पानी की टंकी थी, पानी की टंकी चलती थोड़ी ना है, पानी की टंकी तो एक बार जहां रख दी वहां रुकी है। लेकिन मान लो कि जैसे गिलास में पानी भर दूं मैं और उस गिलास को हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो अगर उस गिलास में पानी भर के और उस गिलास को हम ऊपर की तरफ लेके चले, उठा दें ऊपर की तरफ लेके आए, तो उसके पेंदे पर जो दाब होता है उसमें क्या परिवर्तन आता होगा? या किसी पानी से भरे हुए गिलास को मैं नीचे लेके आऊं तब क्या फर्क होता होगा, या मैं उसको ऐसे इधर उधर साइडों में लेकर जाऊं तब उसके दाब में क्या परिवर्तन आता है, इसको जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जब द्रव्य लिफ्ट में रखा हो, या मान लो कि जैसे अपन लेके जाइए, मान लो कि हमने पानी से एक बोतल भरी है और उस बोतल को हमने लिफ्ट में रख दिया, अब लिफ्ट ऊपर जाएगी और लिफ्ट नीचे भी आएगी। तो ऊपर जाएंगे तो दाब में क्या फर्क पड़ेगा और नीचे आएंगे तो दाब में क्या फर्क पड़ेगा। इसमें तुम्हें अलग से कुछ नहीं सोचने का है, अलग से दिमाग नहीं लगाने का है। ये वही कॉन्सेप्ट है
जो हम न्यूटन बाबा के समीकरणों में पढ़ रहे थे कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा जो भार होता है वो बढ़ने लगता है, और जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है हमारा भार कम होने लगता है। हमने सीखा था, याद है तुमको? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है बेटा जी, नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। इस बात को सिंपल से ध्यान रखिएगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो यहां पर दाब बढ़ने लगेगा। जब ये लिफ्ट में हमने मान लो कि ये कंटेनर रखा है और इसमें यहां पर हमने इसमें बोला कि इसमें कोई पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है बेटा जी, तो हम इसके बिंदु ए पर अगर दाब की गणना करेंगे तो कुछ यहां पर सिंपल सी बात ध्यान में रखना है कि जैसे mg हमारा भार था, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ma जुड़ जाता था, वैसे यहां पर भी ध्यान में रखना है कि यहां पर अगर दाब रो जी एच होता है तो लिफ्ट ऊपर जाती है तो रो ए एच जुड़ जाएगा, रो ए एच जुड़ जाएगा जैसे कि यहां पर लिखा। तो ये जो इसका त्वरण हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए नॉट। कितना दिया हुआ है? ए नॉट दिया हुआ है। तो इस पर जो कुल दाब है ये रो जी एच तो रहेगा ही रहेगा पानी की ऊंचाई की वजह से, और क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो नीचे हमारे पास में इसमें छदम बल लगता है ना बेटा जी, तो छदम बल भी तो इस सतह पर लंबवत बल होगा, तो उस छदम बल की वजह से कितना दाब आएगा वो अपन देख रहे हैं, वो होता है रो ए नॉट एच। बात समझ में आती है? और अगर वायुमंडल के संपर्क में है तो वायुमंडल ये दाब भी जोड़ देंगे। यही सिंपल सी कहानी है कि रो ए एच बढ़ जाएगा। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो जब ऊपर जाने में बड़ा है तो पक्की बात है जब लिफ्ट नीचे आई होगी तो कम हो जाएगा। देख लेते हैं, लिफ्ट ए नॉट त्वरण से नीचे आए, लिफ्ट ए नॉट त्वरण से नीचे आए तो यहां पर सिंपल सी कहानी, जो दाब है वो हो जाएगा रो जी एस तो था, अब कम हो जाएगा कितना? रो ए नॉट एच। तो सिंपल सी कहानी रो जी माइनस ए नॉट और गुणा एच, ये ध्यान रखने का है। यही तो होता था जब अपन न्यूटन बाबा के बारे में पढ़ रहे थे भैया। न्यूटन बाबा से जब तुम्हें मिलाया गया था तो तुमने देखा था ना कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपना भार जो हमारा वजन है वो बढ़ने लगता है और नीचे आते। और अगर मान लो कि लिफ्ट गलती से, लिफ्ट का जो त्वरण है नीचे आने का वो अगर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए तो हमारा तो मोए मोए हो जाएगा। सीखा था हमने वहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, आगे हम बात करें कि क्षैतिज त्वरण की स्थिति में अगर मान लो कि इस कंटेनर को हम इधर इधर खिसकाने लगे तब क्या होगा? तो ये यहां पर जो लिक्विड पूरा ऐसे भरा हुआ था, अब जैसे ही इसको इधर खींचूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऐसे ही जैसे खींचेंगे तो ये जो लिक्विड है ऐसे यहां पर एक नत्तल का जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक इंक्लाइन सरफेस बनाता है, किसी कोण पर ये झुकने लगता है। तो यहां पर ये जो कोण इसने बनाया है ये कोण है थीटा, और यहां से ये ऊंचाई दी गई है बेटा जी। देखिएगा ये यहां पर मैं मान लेता हूं कि h1 ऊंचाई है, यहां पर इसकी ऊंचाई है h2। किसी एक क्षैतिज रेखा से ये जो बिंदु है, या जो हमारे पास में क्षैतिज रेखा पर सारे बिंदु समान ऊंचाई पर है, लेकिन इनके ऊपर पानी अलग अलग ऊंचाइयों पर आ जाता है क्योंकि पानी एक झुकी हुई सतह बनाता है, जो कि यहां पर ये जो कोण हमने लिया है ये थीटा है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है ये l हमने ले ली है। तो ये जो जितने कोण पर पानी झुकता है बेटा जी ये बराबर होता है एम ए नोट बटा एम जी, और ये आ जाएगा ए नोट बटा जी। तो हमें याद रखने का है बेटा जी कि ये जो कोण बनेगा ये बनेगा ए बटा जी। ए यहां पर है इस कंटेनर का त्वरण, इसको ऐसे कैसे ध्यान रखिएगा। और यहां से अगर बात करें कि यदि बिंदु 1 तथा बिंदु 2 पर दाब P1 व P2 है तो P1 माइनस P2 बराबर रो जी H1 माइनस H2। कि यहां पर देखें तो बिंदु 1 और 2 में, भाई बिंदु 1 पर जो दाब है वो कितना है और बिंदु 2 पर जो दाब है वो कितना है। बिंदु 1 से अगर मैं देखूं तो यहां पर पानी कितना ऊपर है H1, और बिंदु 2 पर अगर देखूं तो पानी कितना ऊपर है रो जी H2, और कितने का परिवर्तन आ गया है तो P1 माइनस P2 कर लेंगे तो यह आ गया है रो जी H1 माइनस H2। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा जी। तो ये हमारे पास में एक सिंपल सी कहानी है। आगे देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है नया जो नियम है वो है पास्कल का नियम। महत्वपूर्ण है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है, छोटा सा है, आसान सा सवाल है। और ये क्या कहता है कि यदि हम गुरुत्व को नगण्य मान लें, कि मान लो कि हमारे पास में जो गुरुत्व है वो नगण्य है,
तो विरामावस्था में तरल का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। कि विरामावस्था में मान लो कि तरल रुका हुआ है, ना तो हम पात्र को ले जा रहे हैं कहीं, ना तो हम जिस बर्तन में पानी भर के रखे हैं उसको हम एक ही जगह पर रख दिए, जैसे पानी की टंकी मान लो। तो अगर गुरुत्व को नगण्य मान लिया जाए तो विरामावस्था में तरल का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। जैसे यहां मैं बात करूं, एक कंटेनर था, इसमें यहां पर एक तरल भर दिया है हमने कुछ इस तरीके से, और ये दो पिस्टन है। तो यहां पर जितना जो दाब होगा उतना ही दाब बिंदु बी पर भी होगा। ये बिंदु ए मान लेता हूं और ये बिंदु बी मान लेता हूं। तो बिंदु ए का दाब पी ए बराबर हो जाएगा पी बी, और मेरे को पता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहां पर बल और क्षेत्रफल, यहां पर बल दिया गया है F1, यहां पर क्षेत्रफल दिया गया है A1, तो F1 बटा A1 बराबर F2 बटा A2। और मेरे को पता है F2 की बात करें तो यहां पर मैंने एक द्रव्यमान की m द्रव्यमान की गाड़ी रखी है, तो इसका द्रव्यमान m है, तो इस पर नीचे बल कितना होगा भैया, mg के बराबर होगा ना। अगर हमने हवा में रखा है इसको तो mg के बराबर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा mg बटा A2 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरली इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये जो गाड़ी होती है, जो वर्कशॉप होती है, या जनरली तुमने देखा होगा कि ये जो गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर होते हैं जहां पर गाड़ियों की धुलाई होती है, इनकी वॉशिंग की जाती है, तो ये लोग गाड़ी को एक चेंबर पर खड़े करते हैं और गाड़ी को ऊपर उठा देते हैं। वो जो गाड़ियों की जो ऊपर उठाने की जो मैकेनिज्म है वो इस पास्कल के नियम पर ही आधारित होती है बेटा जी। एक तरफ से ये बल लगाते हैं, ऐसे इधर से जितना दाब लगाएंगे उतना ही दाब इधर से होगा, जिस वजह से गाड़ी ऊपर उठने लगती है। बात समझ में आती है। और फिर बात करें कि यदि किसी परिबद्ध तरल के दाब को एक विशेष बिंदु पर परिवर्तित किया जाए तो किया गया परिवर्तन तरल के हर बिंदु को प्राप्त होता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो गाड़ी जो वॉशिंग सेंटर होता है, वहां अगर एक तरफ से किसी तरल को दबाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से भी हर एक बिंदु पर दाब में परिवर्तन बराबर ही आता है। तो जैसे इधर से अगर दाब लगाएंगे तो इधर से भी यहां पर भी दाब उतना ही आएगा जितना यहां पर था, जिस वजह से ये गाड़ी ऊपर उठने लगती है। तरल के हर एक बिंदु को प्राप्त होता है और पात्र की दीवारों पर परिमाण कम नहीं होता। आदर्श द्रवों के लिए दीवारों पर भी इसका परिमाण कम नहीं होता है, जितना पहले दाब लग रहा था उतना ही लगता है। यही पास्कल का नियम है कि हर एक बिंदु पर दाब एक जैसा होता है जब क्षैतिज रेखा की बात करें या क्षैतिज ऊंचाई की बात करें। आगे हम चलते हैं तो बैरोमीटर हमारे पास में आता है। बैरोमीटर का काम क्या है, बेसिकली हमने पहले ही सीखा था, पहले ही मैंने बोला था कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। तो क्या किया गया, कुछ इस तरीके का एक जुगाड़ बनाया गया। जैसे अपन जनरली नहाते नहाते हमारे पास में जो मग होता है उसको उल्टा करके पानी की बाल्टी में ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं, पेंदे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, बेटा जी वही बैरोमीटर है। हम सबने बैरोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया है। ध्यान से सुनिएगा कि ये मान लो कि पानी से एक बाल्टी भरी हुई है और हमारे पास में मग था, इसको उल्टा करके पानी में हम दबाने लगे, डुबोने लगे। तो ये हमने यहां पर उल्टा लिया, इसमें पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ने लगता है, ये पानी h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ने लगता है। तो मैंने देखा कि यहां बिंदु ए और यहां पर बिंदु बे, मेरे को पता है कि समान क्षैतिज रेखा पर है और समान क्षैतिज रेखा पर होता है तो बाबा एक बात क्लियर है कि इनका दाब बराबर होगा। तो बिंदु ए और बिंदु बी पर जो दाब है बेटा जी वो बराबर होगा बिंदु ए पर दाब बराबर बिंदु बी पर दाब। और बिंदु ए के दाब की अगर बात करें तो ये तो यहां पर h ऊंचाई की वजह से रो जी एच दिया गया है, और बिंदु बी तो वायुमंडल के संपर्क में है, तो इस पर दाब कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पी नॉट के बराबर आएगा, जो कि यहां पर लिखा है। तो देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास में। बिंदु ए की अगर बात करें तो ये वायुमंडल के संपर्क में है नहीं, इसलिए यहां पर रो जी एच है, और बिंदु बी का ही तो हमने लिखा है यहां पर दाब, बेटा जी ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर जैसे बैरोमीटर की बात करें तो यहां पर जब वायुमंडलीय दाब का मापन किया जा रहा था तो इस बैरोमीटर को समुद्र गहराई पर ले जाया गया वहां पर। तो यहां पर देखिएगा, तो अगर देखेंगे तो जब इस बैरोमीटर को ले जाया गया, जब समुद्र की जो लेवल था, समुद्र का जो लेवल था वहां पर समुद्र स्तर पर, तो वहां ले जाने के बाद में ये जो मग उल्टा किया गया, इसमें पानी ने जितनी ऊंचाई तय करी, इस मग में पानी जितनी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ गया वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर था, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी भरा गया था। कि मर्क्यूरी ने इस पर्कनीली में जितनी ऊंचाई तय करी है उसको बोला गया कि ये 760 mm ऑफ Hg है। इसका मतलब जब वायुमंडलीय जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक मान लिया, और वो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर है, जिसको बाद में अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसमें मर्क्यूरी भरी गई थी बेसिकली। तो ये रो जी एच बराबर एटमॉस्फेरिक दाब, तो यहां से देखा पी नॉट बटा रो जी। यहां पर क्योंकि मर्क्यूरी लिया गया था तो मर्क्यूरी का घनत्व लिखेंगे, यहां पर जी का मान रखेंगे और पी नॉट रखेंगे, तो हमें जो एच का मान मिला वो कितना मिला 76.0 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जिसको बाद में बोल देंगे कि ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आगे बात करें तो जैसे मान लो कि हमारे पास पानी की टंकी है और मान लो कि इस कमरे में पानी भर दें हम, तो इस कमरे की दीवारों पर औसत दाब कितना हो सकता है उसकी बात करते हैं। बेसिकली ये जो औसत दाब है बेटा जी, ये रो जी एच बटा 2 के बराबर होता है। और इस औसत दाब की अगर बात करें तो ये होता है दाब अधिकतम और दाब न्यूनतम बटा 2। अब न्यूनतम दाब की बात करें तो वो वायुमंडलीय दाब है, और हमने अगर ढक्कन बंद कर दिया है तो न्यूनतम दाब तो खत्म हो गया। और ये सिर्फ किसकी वजह से आया, ऊंचाई की वजह से। ऊंचाई की वजह से कितना, रो जी एच बटा 2 हो चुका है। फिर आगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यूट्यूब कि इस तरह ये एक यूट्यूब की संरचना की जैसा एक पात्र होता है, जिसमें यहां पर हमारे पास में दो अलग अलग लिक्विड हम ले रखे हैं। यहां पर देखें तो यहां तक हमारे पास में ये एक लिक्विड भरा हुआ है इस ऊंचाई तक, और फिर आगे अपन बात करें तो इधर वाले ये जो कॉलम दिया गया है इस स्तंभ में हमें यहां तक एक दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, और ये अघुलनशील लिक्विड है बेटा जी, अघुलनशील द्रव्य है। इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है। तो हमें पूछा जा सकता है कि ये ऊंचाई h1 क्या होगी, h1 और h2 में क्या संबंध हो सकता है, इसका घनत्व क्या होगा। एक का घनत्व दे दूसरे का घनत्व पूछा जा सकता है, या ऊंचाइयों के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां पर सिंपल सी बात ध्यान में रखने का है, समान क्षैतिज ऊंचाइयों पर पीए बराबर पीबी, यहां और यहां पर बिंदु ए और बिंदु बी पर जो दाब है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो बिंदु ए पर ये h1 ऊंचाई पर है, कौन सा द्रव्य है, इसका जो घनत्व मान लेता हूं ρ1 है, और इसका जो घनत्व है इसको मैं ρ2 मान लेता हूं। तो ये आ जाएगा इससे कितना ऊपर, h1 ऊंचाई, तो रो जी h1, और इस पर कितना, रो जी h2 के बराबर है। बात समझ में आती है, जी से जी खत्म हो जाएगा, और यहां पर मेरे पास में सिंपल सी कहानी बच जाती है, ρ1 h1 बराबर ρ2 h2 के बराबर है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको कि जब भी हमें YouTube का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, YouTube से रिलेटेड सवाल दिया जाएगा, तो दो अलग अलग कॉलम रहेंगे, दोनों में अलग अलग तरीके के द्रव्य भरे होंगे जिनका घनत्व अलग अलग रहेगा। तो यहां पर तो अपने को सिंपल इनकी ऊंचाइयां देखनी है कि ये h1 ऊंचाई है, ये h2 ऊंचाई है। समान एक रेखा खींच दो, एक क्षैतिज रेखा खींच दो, दोनों तरफ एक एक बिंदु ले लो, इधर से ए बिंदु इधर से बी बिंदु, दोनों समान ऊंचाई पर है, तो दोनों का दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो पीए बराबर पीबी ले लेंगे। फिर यहां पर सिंपल सी कहानी, रो जी एच। क्लियर। आगे चलते हैं, उत्प्लावन बल इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, जिसको अपन आर्किमिडीज की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लो कि हमारे पास में कंटेनर है जिस पर हमने एक लकड़ी का गुटका रखा है। इस लकड़ी के गुटके का कुछ भाग तो डूबा हुआ है और कुछ भाग पानी से बाहर है। तो इस पानी की वजह से इस पर कितना बल लग रहा होगा। तो यहां पर देखें नीचे की तरफ तो mg आएगा, और ये जो पानी है इसका जितना आयतन डूबा हुआ है इसकी वजह से इसमें ऊपर की तरह एक बल लगता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं। इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बायोन्सी फोर्स कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं, जिसको हम एफ बी से लिखेंगे। तो ये जो द्रव्य है या जो तरल है, इस तरल की वजह से ऊपर की तरफ इस पर एक बल लगता है जो इस mg को बैलेंस करता है। इस वजह से ये पानी की सतह पर टिका रहता है, इस वजह से पानी की सतह पर टिका रहता है। इसका मतलब यहां पर तो साम्य अवस्था हो गई है। इसका मतलब क्या है, साम्य अवस्था हो गई। और साम्य अवस्था का तो हमको पता है कि भैया ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है भैया, बायोन्सी फोर्स है, उत्प्लावन बल है, और नीचे की तरफ तो इस पर mg लग रहा है। तो एफ बी बराबर mg, और ये जो एफ बी होता है बायोन्सी फोर्स होता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जो उत्प्लावन बल होता है बेटा जी, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो यहां पर द्रव्य है, जो तरल है, मान लेता हूं इस तरल का जो घनत्व है वो रो एल है, लिक्विड का घनत्व, और इनटू वॉल्यूम सबमर्ज। ये जो जितना आयतन, ये पूरा आयतन तो इसका कितना है v, और कितना आयतन डूबा हुआ है, सिर्फ इतना ही डूबा है, इसको बोल दिया मैंने vs, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, डूबा हुआ आयतन। तो ये आ जाएगा vs और इनटू g। बात क्लियर है। आगे अगर बात करें mg की, तो mg बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और इनटू g। ध्यान से सुनिएगा, इन सभी चीजों को लिख लेते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। vs का मतलब है
डूबा हुआ आयतन, डूबा हुआ आयतन, ये ध्यान में रखिएगा। और ये वीबी है वस्तु का कुल आयतन, वस्तु का कुल आयतन, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये रो एल है तरल का घनत्व, तरल का घनत्व। और रो बी जो होता है इसका, जो ये जो वस्तु है इसका जो घनत्व है वो है रो बी, ये आ जाएगा वस्तु का घनत्व। ये दो तीन बातें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। बाकी जब भी तुम्हें उत्प्लावन बल से रिलेटेड सवाल दिया जाएगा तो भैया हमको एक ही बात ध्यान में रखना कि साम्यावस्था रहेगी, उत्प्लावन बल बराबर किसके, mg के, और उत्प्लावन बल कितना होता है, रो एल वी एस इंटू जी, और ये होता है mg रो बी वी बी जी। इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो जी से जी खत्म हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास में डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज बराबर डेंसिटी ऑफ बॉडी और इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। फिर यहां से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि हमारे पास में जो हमने तरल काम में लिया है उसका घनत्व है, इसमें जो हमने, जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि जैसे कुछ सब्जियां होती है, जैसे टमाटर ले लें या और कोई सब्जी ले लें, कुछ वस्तु होती है जो तैरती रहती है, कुछ वस्तु होती है जो डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है, इनके पीछे का जो कारण है ये है बेटा जी कि मान लो कि जो तरल है उसका घनत्व ज्यादा है वस्तु के घनत्व से, तो ये जो वस्तु है ये पानी में तैरने लगती है, फ्लोटिंग करती है। और अगर जो वस्तु का घनत्व है वो ज्यादा हो गया है तरल के घनत्व से, तो ये वस्तु पानी में डूब जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है यहां से। आगे हम बात करें तो आभासी भार की बात करें, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये एक कंटेनर भरा था और हमने स्प्रिंग से बांधकर एक ब्लॉक इस पानी में डुबो दिया है, तो इस ब्लॉक का जो भार था जो पहले mg के बराबर था, अब ये भार में कितना परिवर्तन आ गया होगा, या पानी में जाने की वजह से हमें कितने भार का आभास होता होगा, जिसको अपन आभासी भार बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको अपन एपेरेंट वेट बोलेंगे। तो वेट भार को अपन W से लिखते थे, आभासी को अंग्रेजी में बोलते हैं एपेरेंट, तो इसको अपन बोलेंगे एपेरेंट वेट। बात क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास में कि भैया कुछ इस तरीके से, मान लो कि रस्सी है, तो रस्सी में ऊपर की तरफ तनाव है, जब पानी में नहीं डूबा था तो इस पर सिर्फ mg होता था नीचे, अब पानी में डुबो दिया है तो ऊपर की तरफ इस पर उत्प्लावन बल भी लगेगा, तो तनाव प्लस उत्प्लावन बल बराबर क्या है, mg। इस बार mg को कितने लोग बैलेंस कर रहे हैं भैया, mg को दो लोग बैलेंस कर रहे हैं, कौन कौन, तनाव और उत्प्लावन बल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें तनाव बराबर कितना मिल जाएगा, mg माइनस उत्प्लावन बल, जो कि हमें किसके बारे में दिखा रहा है, आभासी भार के बारे में। तो भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर mg में से अपन किसी चीज को माइनस कर रहे हैं। भैया बल है, बल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम जब माइनस कर रहे हैं तो ये जो हमें पानी में उतर गए हैं तो हमें जो भार है उसका कम होने का आभास होता है, इसका मतलब आभासी भार कम हो जाता है वास्तविक भार के मुकाबले। बात समझ में आती है? और यदि मान लो कि लिक्विड का घनत्व या जो तरल का घनत्व है वो ज्यादा है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को ये जो तनाव मिलेगा इसमें ये 0 मिलेगा, और ये आभास होगा कि कोई वजन नहीं है, वेटलेसनेस, वजनहीन फील होगा। बात क्लियर है? आगे अपन बात करें तो ये आ गया है तनाव बराबर पूरा पूरा mg। ये यहां से देखिए ये वाली शर्त, दोनों शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव बराबर आ गया है mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये कब होगा, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और इसको याद रख लीजिएगा बेटा जी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्लियर बात? आगे हम बात करते हैं, अब बहते हुए पानी की बात करेंगे। अब तक हम रुके हुए पानी की बात कर रहे थे, अब पानी है या कोई भी तरल है वो बहने लगा है, तो बहते हुए पानी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है सांतत्य समीकरण। क्या कहते हैं सांतत्य समीकरण? इसको अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सांतत्य समीकरण की बात करें तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर पालन करता है कि भाई मान लो कि हमारे पास में जो पाइप है उस पाइप में जितना एक, भाई पाइप में क्या होगा कि एक तरफ से पानी अंदर जाएगा तो दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलेगा। क्लियर बात? तो यहां से जितना पानी यहां गया उतना ही पानी बाहर निकलेगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण की, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा कि बीच में पानी जो पाइप होता है वो पानी को पीता नहीं है भाई। जितना द्रव्यमान हमने इसको इनलेट दिया है उतना ही आउटलेट है, जितना द्रव्यमान पानी का जितना द्रव्यमान अंदर गया उतना ही बाहर निकला। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी पर आधारित होता है। जैसे मान लो कि एक पाइप लिया हमने, इसका इधर की तरफ जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A2 है, और यहां से पानी जिस वेग से बहता है
या जो इसका जो चाल है वो V2 है, और दूसरे सिरे पर इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A1 है, और यहां पर पानी का जो चाल है वो V1 है। तो सांतत्यता समीकरण कहती है कि ये जो AV है ये नियत होता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और यहां से जो पानी के बहने का जो चाल है, अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो ये जो गुणन है ये हमेशा नियत होगा, और इसी को हम बोलते हैं प्रवाह दर। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रवाह दर। और ये नियत होती है बेटा जी, जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर भी रहेगा। इसका मतलब A1 V1 बराबर A2 V2। और अगर मैं बात करें तो एक और महत्वपूर्ण परिणाम यहां से निकल के आता है कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो पानी की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतना ही कम वेग होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि जो हमारे पानी की टंकी होती है, अगर तुम देखोगे कि इसको ऊपर से देखने लगे और यहां पर हमने एक छोटा सा नल लगा रखा है जिससे पानी बाहर आता है, तो इस नल से हमें पानी बहुत तेजी से बाहर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन पानी की टंकी में ऊपर झांक के देखोगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि पानी नीचे जा रहा है या पानी कुछ खाली भी हो रहा है, क्योंकि ऊपर से झांकने पर तुम देख रहे हो पानी में बहुत बड़ा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ऊपर की तरफ। तो जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उतना ही कम वेग होता है, उतना ही कम चाल होता है। जबकि एक छोटा सा जो नल हमने लगा रखा है जिसमें से पानी, जो टोंटी हमने लगा रखी है, उस टोंटी का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती चाल के साथ होने की वजह से वहां चाल या पानी का जो वेग है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये हमें किससे पता लगा? सांतत्यता समीकरण से। बात समझ में आती है? तो जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच में या दो पाइप दे रखी है, उनके अगर पानी के प्रवाह की दर निकालना है या पानी का चाल निकालना है तो हमें सांतत्यता समीकरण को काम में लेना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को काम में लेने का है। तो इसका मतलब जैसे मान लो कि एक पाइप लिया हमने, इसके दो हिस्से हैं, एक तरफ दो और एक तरफ एक। भाई पानी गया दो जगह से और निकला एक जगह से, तो यहां से ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 V1 A2 V2 और यहां पर है A3 V3। बात क्लियर है? तो यहां से पानी इधर से बहा V1 वेग से और इधर से जा रहा है V2 से, और इधर से बाहर निकलता है कितने से? V3 से। तो जितना इन दोनों में से अंदर जाएगा पानी उतना ही यहां से बाहर निकलेगा भैया, मतलब इसका और इसका जोड़ देंगे तो यहां से बराबर हो जाएगा। तो यह आ गया A1 V1 प्लस A2 V2 बराबर A3 V3। ध्यान रखिएगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे हम चलें तो आगे ये हमारे पास में बर्नौली की प्रमेय। बेटा सवाल पूछा जाएगा कंफर्म है यहां से। बर्नौली की जो प्रमेय है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। ध्यान से देखिएगा, तो बर्नौली का जो प्रमेय है इसको हमें याद रखने का है कि ρ1 प्लस, जैसे यहां मान लो कि ये जो पाइप थे इसके दो हिस्से हैं, यहां पर एक हिस्सा यहां से धरातल से h1 ऊंचाई पर है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है ये धरातल से h2 ऊंचाई पर दिया गया है। यहां पर दाब P1 है, यहां पर पानी का, अच्छा यहां पर दाब मैं मान लेता हूं P2 है, और यहां पर V2 पानी की चाल है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने यहां पर ले लिया है A2 ले लिया है, और यहां बात करूं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, और यहां पर पानी का जो चाल है वो V1 है, और यहां पर दाब P1 है। तो बर्नौली की प्रमेय क्या कहती है कि ρ1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, इधर में जो ये चीजें हैं उतनी ही इधर भी होगी कि ρ1 हाफ, देखिए यहां से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये समीकरण याद रखिएगा बेटा जी, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर या मैं कह सकता हूं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H ये नियत होता है। और अगर बात करें कि हम यहां से P बाई रो जी एच प्लस वी स्क्वायर बटा 2G प्लस H कि ये क्या है, तो यहां पर इनको सिर्फ नाम दिया गया है अलग अलग, ये नाम ध्यान रखिएगा, हमारे कोई काम आने वाला है नहीं। वैसे इसको बोलते हैं अपन दाब शीर्ष, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा शीर्ष, और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। तो ये हमारे पास में बर्नौली की प्रमेय रहेगी। फिर आगे बात करें तो बर्नौली की प्रमेय पे आधारित हमारे पास में एक अरेंजमेंट है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पानी की टंकी के बारे में बताया कि मान लो कि पानी की टंकी है, उसमें हम छोटा सा छेद कर दें तो उस छेद में से पानी जब बाहर निकलता है तो उसका वेग कितना होगा।
कितनी दूर जाके गिरेगा भाई, ऐसे समझो कि ये जो पानी, ये जो टंकी भरी थी इसमें हमने छेद कर दिया और एक बूंद जब पानी से बाहर निकल रही है तो ये बूंद जो है ये प्रक्षेप्य गति करने लगती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो प्रारंभिक वेग, एक इसका आवर्तकाल जो हमने टी पढ़ा था ये आ जाएगा हमारे पास में, उड्डयन काल जिसको हम बोलते हैं, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ये निकालने का है। क्षैतिज परास हमें निकालनी है, क्षैतिज परास अधिकतम कब हो सकती है, कितनी पॉइंट पर हो सकती है, क्या शर्त रही होगी। जो हम प्रक्षेप्य गति में सारा काम पढ़े थे वही एग्जैक्टली सारा काम यहां पर भी है। हम इस पानी की बूंद के बारे में देख रहे हैं कि मान लो कि ये हमारे पास है पानी की टंकी है जिसमें H, ये कैपिटल H ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, जहां पर ये एक छेद किया गया, ये छेद यहां से H ऊंचाई पर है, ये छेद यहां से, अगर बात करें गहराई की बात करें तो यह दिया गया है और ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई देती है इसकी, H माइनस H ऊंचाई है और H इसकी गहराई है और ये वायुमंडलीय दाब है। यहां से ये बिंदु A दिया गया है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और ये जो बिंदु B दिया गया है जहां पर हमने इसको छेद किया है, इस छेद का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं A2। तो यहां पर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर ये जो V1 है, ये वेग V1 बहुत कम हो जाता है, जबकि यहां पर वेग V2 बहुत ज्यादा होता है। तो V2 V1 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सातत्य समीकरण से पता लगा था कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, ये जो वेग होता है ये उतना ही कम होने लगता है। तो यहां से अगर सबसे पहले सवाल आता है, ये जो पानी की बूंद इस छेद से बाहर आती है तो बाहर आते ही इसका वेग कितना है, तो ये जो वेग होता है ये √2gh के बराबर होता है। इसको हम बहिस्राव वेग के नाम से भी जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स के नाम से जानते हैं, बहिस्राव वेग। और ये कितनी देर तक ये बूंद हवा में रहती होगी, जब एक बार पानी टंकी के छेद से बाहर आ चुकी है कोई बूंद, तो कितनी देर तक हवा में रहती है, तो वो है, हमें पता था कि भाई 2h/g होता है भैया। देखिएगा 2h/g होता है, जब अपन किसी बिल्डिंग पर खड़े होके एक पत्थर फेंकते थे क्षैतिज दिशा में तो वो कितनी देर तक हवा में रहता था, उसका उड्डयन काल का था, वो था 2h/g। यहां पर h कितना है, y, और y क्या है, h माइनस h। बात समझ में आती है। तो उड्डयन काल आ गया √2h माइनस h बट्टा g के बराबर है। और क्षैतिज परास का मतलब क्षैतिज दिशा का विस्थापन, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण होता नहीं है क्योंकि उधर कोई बल नहीं है रे बाबा। जब बल नहीं है तो त्वरण कैसे आएगा, तो जब त्वरण नहीं है तो सिंपल सी कहानी S बराबर ut, u बोले तो यहां पर बहिस्राव वेग और t बोले तो यहां पर उड्डयन काल। वैल्यूज लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2√h h माइनस h। आगे बात करें तो ये जो इसकी क्षैतिज परास है ये है r, और ये जो क्षैतिज परास है बेटा जी, इसके अगर अधिकतम होने की बात करें तो ये h के बराबर हो सकती है। और ये अधिकतम कब हो सकती है, यहां पर ये जो y है, ये इस छेद की जो ऊंचाई है वो h/2 हो बोले तो मध्य बिंदु। अगर टंकी के मध्य बिंदु पर छेद होगा तो पानी अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा। जो इसकी क्षैतिज परास है या क्षैतिज दिशा का विस्थापन है वो अधिकतम होता है। इसके बाद में बात करें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा बटा आयतन 1/2 mv² होता है। आयतन से भाग दिया तो यह आ जाएगा हमारे पास में द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व, तो यह आ जाएगा 1/2 ρv²। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बटा आयतन, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, द्रव्यमान को आयतन से भाग दिया तो यह हो जाएगा ρgh। बात समझ में आती है। फिर है दाब ऊर्जा, प्रति एकांक दाब ऊर्जा, तो दाब ऊर्जा बटा आयतन ये हो गया है दाब के बराबर P के बराबर हो जाता है। फिर वेंचुरीमीटर में क्षैतिज प्रवाह के लिए, वेंचुरीमीटर जैसे मान लो कि हमने पाइप लिए उसके दो हिस्से हैं, तो एक जगह पर दाब P1, ये जो समीकरण हमने लिखी है ये है P1 + 1/2 ρv1² बराबर आ जाएगा P2 + 1/2 ρv²। बात क्लियर है बेटा जी, यहां से ये ले लेते हैं हम। तो अब आई नो वेरी वेल कि प्रवाह की दर होती है AV बराबर नियत होता है, तो यहां से हमें ये जो V1 है ये मिल जाएगा कितना, A2 √2gh बटा A1² माइनस A2²। ये वेंचुरीमीटर की कहानी है।
तो प्रवाह की दर, बहते हुए पानी का आयतन प्रति सेकंड जो हमने A1 V1 लिखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, V1 आ चुका है ये। तो AV जो लिखेंगे वही हो जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा कितना, ये दिया गया हमें A1 A2 इंटू अंडर रूट 2GH बटा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये सिंपल सी कहानी है, 4-5 पॉइंट है, ये याद रखने हैं हमें ऐसे कैसे। आगे अगर मैं चलूं तो हमारे पास में आता है अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की बात करें तो ये एक्चुअली में किसी भी द्रव्य का सतह का गुणधर्म होता है। कहां कर होता है, उसकी सरफेस का। तो अपन देखें, पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से द्रव्य सतह का एक गुण होता है। द्रव्य की सतह एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है कि एक पृष्ठ तनाव की वजह से, जैसे मान लो कि हमने कोई बर्तन लिया या कटोरी ली, कटोरी में हमने चाशनी भर दी है, तो वो जो चाशनी की जो सतह होती है वो खिंची हुई रहती है बहुत भयंकर तरीके से। तो ये जो सतह का खिंचा हुआ रहना है, ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो देखिए, पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से द्रव्य सतह का एक गुण होता है। द्रव्य की सतह पर एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिसके सिकुड़ने की प्रकृति होती है तथा अपने स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करती है। द्रव्य का यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये सतह खिंची हुई रहती है और ये चाहती है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाए, ये सिकुड़ने की कोशिश करती है। ये पृष्ठ तनाव उस सतह का एक व्यवहार है जिसकी वजह से वो जो सतह पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, वो एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। और ये खींच कर रखने की वजह से इनका जो व्यवहार होता है वो इस तरीके का होता है कि अपना क्षेत्रफल कम करना चाहते हैं, सिकुड़ना चाहते हैं। फिर अब यहां से हमारे पास में दो तरीके के बहुत महत्वपूर्ण बल होते हैं। सबसे पहले है सहसंजक बल और दूसरा है आसंजक बल। एक पदार्थ के अणुओं के बीच या एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं, और आसंजक बल होता है दो भिन्न प्रकार के अणुओं या भिन्न पदार्थों के बीच में लगने वाले बल को आसंजक बल। जैसे हमने लिया H2O, तो H2O का H2O के साथ जो बंध बनता है, जल का जल के साथ जो बंध बना है वो सहसंजक बल है। और अगर मान लो कि हमारे पास में जैसे पानी है H2O, ये बर्तन के साथ या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बंध बनाता है, उसको अपन जैसे मर्क्यूरी अगर ले लें, मर्क्यूरी तो नहीं, मान ले तो कोई बर्तन ले लेते हैं अपन, उसके साथ बंध बना ले, तो हम क्या कह देंगे, ये आसंजक बल है। भैया हमारे हाथ का भीगना, जैसे पानी में अगर अपन हाथ डुबो देंगे तो हमारा हाथ पूरा पानी से भीग जाता है, जबकि मर्क्यूरी के साथ ऐसा नहीं होता है। भैया मर्क्यूरी हमारे हाथों को भिगो नहीं सकती है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो बात करें, पानी की जो बात करें, पानी की जो गुणधर्म होता है वो आसंजक बलों जैसा होता है। ये पानी जैसे ही हमारे हाथ पर गिरता है, हमारे हाथों के साथ मजबूती से बंध बनाता है, जिससे पानी हमारे हाथों पर चिपक जाता है। जबकि जो मर्क्यूरी होती है उसमें सहसंजक बल होता है। सहसंजक बल का मतलब मर्क्यूरी आपस में ही बंध बना सकती है, किसी और के साथ ये बंध बना नहीं सकती है। तो जैसे अपने हाथों पर मर्क्यूरी की एक बूंद गिराएंगे तो ये मर्क्यूरी हमारे हाथों के साथ बंध नहीं बना सकती है, इसलिए हमारे हाथ भीगते नहीं है मर्क्यूरी की वजह से, जबकि पानी की वजह से भीग जाते हैं, क्योंकि आसंजक बल होते हैं जो आसानी से हमारे हाथ के साथ बंध बना लेते हैं। फिर अगर बात करें पृष्ठ तनाव की, तो ये होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर जितना बल हो सकता है उसको ही अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसको हम टी से लिखेंगे। और एल यहां पर हमारे पास में संपर्क लंबाई है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो कि मेरे पास में ये कोई पानी की सतह है, मैं ये पानी की सतह बना लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और इस पानी की सतह में मान लो कि मैंने ये एक छड़ गिरा दी है, इसकी जो लंबाई है वो एल दी गई है। तो इस प्रति एकांक लंबाई पर जितना बल हो सकता है उसी को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहेंगे बेटा जी। और ये लंबाई जो होती है ये संपर्क लंबाई, कि भाई कितनी लंबाई है किसी पदार्थ की जो इस तरल के साथ संपर्क में है। इसकी निर्भरता की बात करें तो ये अशुद्धियों पर निर्भर करती है। अगर अशुद्धियां पानी में घुल जाती है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और अशुद्धियां अगर पानी में नहीं घुलती है या आंशिक रूप से घुलनशील होती है तो ये पृष्ठ तनाव क्या है, घट जाता है। जैसे सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें, नमक अगर पानी में हम गिरा दें तो वो घुल जाता है पानी के साथ में, इस वजह से उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जबकि जैसे डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, ये आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं तो पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करते हैं। आगे हम बात करें तो तैरती हुई सुई की बात करें तो इसमें यह आ जाता है हमारे पास में, जैसे ये जो बात करें कि जो बल है पृष्ठ तनाव की वजह से ये कितना है, तो ये आ जाएगा F बराबर T गुणा L के बराबर आएगा। बात क्लियर है? तो यहां से देखेंगे ये जो
तैरती हुई सुई के लिए बोला गया है कि mg बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जैसे यहां पर हमने दिखा है कि ये जो mg लग रहा है ये बराबर आ जाता है किसके, 2t l sin थीटा। भाई इधर से l sin थीटा, l sin थीटा, ये tl sin थीटा, tl sin थीटा, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2t l sin थीटा। जैसे सिंपल सी बात है भैया कि मेरे पास में पानी था और मैं इसमें एक नीडल, मैंने यहाँ पर इसमें एक सुई गिरा दी है। जैसे सुई का ये बाहर वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर दिखाया है इस चित्र में, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर देखूं तो इधर से हमारे पास में एक बल लगेगा, इधर से भी बल लगेगा, इसका एक घटक इधर TL sin थीटा आ जाएगा और इधर भी TL sin थीटा, दोनों को जोड़ दूं तो 2TL sin थीटा, जो कि बराबर है किसके, mg के बराबर है। आगे हम बात करें तो अगर मान लो इस नीडल को उठाना है, हमें इस नीडल को उठाना है तो इसको उठाने के लिए हम कितना बल लगाना पड़ेगा, बाहर से कितना बल लगाना पड़ेगा उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो सुनिएगा कि जैसे मान लो कि हमने यहां पर ये एक उदाहरण लिया था कि देखिएगा कि अगर इसको देखूंगा मैं तो इसको भाई यहां से अगर मान लो कि फिलहाल इसके पास में कोई द्रव्यमान नहीं है तो इसको हमें बाहरी बल से उठाना पड़ेगा। अब बाहरी बल से उठाएंगे तो पृष्ठ तनाव इसको खींच के रखा है, इसको पकड़ के रखा है, तो पृष्ठ तनाव के बराबर या इससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें बल मिल रहा है पृष्ठ तनाव की वजह से, वो किसके बराबर है, T गुणा L के बराबर है। और L क्या है, संपर्क लंबाई है, कितना पार्ट संपर्क में, इसका इधर वाला भाग भी संपर्क में है और इधर वाला भाग भी संपर्क में है। तो L प्लस L कितना भाग संपर्क में है, 2L, तो ये आ जाएगा F बराबर 2TL। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो बाहर से बल लगाया इसके बराबर, और अगर मान लो कि इसके पास में द्रव्यमान और होता तो नीचे की तरफ इसमें mg भी लगने लगता, तो हमारे पास में ये आ जाता 2TL प्लस mg के बराबर आता। तो यहां से ये सिंपल सी कहानी है, दो चार बातें ध्यान में रखनी है कि उठाने के लिए हमें आवश्यक अतिरिक्त बल, तार के लिए तार के पास में लंबाई होती है, जैसे ये पेन दिया गया है, इधर की लंबाई भी संपर्क में है, इधर की लंबाई भी संपर्क, तो L और L 2L के बराबर हो गया है, तो ये आ गया 2TL। और फिर बात करें खोखली चकती, तो खोखली चकती की बात करें तो हमारे पास में इसमें ये खोखली चकती होती है कुछ इस तरीके की बेटा जी, ये खोखली चकती है इस तरीके से, एन्युलर डिस्क हम जिसको बोलते हैं। यहां से इसकी ये जो त्रिज्या है ये R1 है और ये त्रिज्या R2 है। तो इसकी लंबाई बोले तो इसकी परिधि 2 पाई r के बराबर होती है। तो 2 पाई r तो बाहर से संपर्क में है और 2 पाई r ही अंदर से संपर्क में है। तो T 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, कुल लंबाई कितनी संपर्क में थी कि भाई T तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 पाई R1 बाहर से और 2 पाई R2 अंदर से, 2 पाई को कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारे पास में कितना, 2 पाई T R1 प्लस R2। ये ऐसे कैसे ध्यान में रखना है। ऐसे ही वलय की बात करें तो ये आ जाएगा 4 पाई RT, क्योंकि वलय की भी बात करें तो वलय में बाहर वाला भाग भाई 2 पाई R और 2 पाई R। वलय की बात करें तो ऐसे चूड़ी की बात कर लो, तो ये त्रिज्या R है तो बाहर से 2 पाई R और अंदर से 2 पाई R, तो 2 पाई R कितना, 4 पाई R इंटू T के बराबर आ जाएगा। ऐसे गोलीय चकती की बात करें तो गोलीय चकती पूरी भरी हुई रहेगी, उसका सिर्फ बाहरी भाग ही संपर्क में रहता है, इसलिए 2 पाई R रहेगा, तो 2 पाई R गुणा T। वर्गाकार तंत्र की बात करें तो वर्ग में देख लेंगे इतना भाग संपर्क में रहता है, तो 880 ए यहां पर इसकी एक भुजा की लंबाई है। फिर वर्गाकार प्लेट की बात करें तो 480 प्लेट की बात करें तो सिंपल सी कहानी, दो भाग संपर्क में रहेंगे। फिर कार्य की बात करें तो कार्य की बात करें तो ये हमारे पास में आता है कितना, इसको अभी अपन देखते हैं, इधर देख लेते हैं पहले कि इस पृष्ठ की ऊर्जा कितनी हो सकती है, पृष्ठीय ऊर्जा। तो हमारे पास में इस सरफेस टेंशन की एक और परिभाषा आती है बेटा जी, ये होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी पृष्ठीय ऊर्जा हो सकती है, उसी को हम पृष्ठीय ऊर्जा के पृष्ठ ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम सरफेस टेंशन को T लिखेंगे और ऊर्जा बटा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर बात, ये जो ऊर्जा है ये पृष्ठीय ऊर्जा है सरफेस टेंशन की वजह से, तो अपन लिखेंगे यहां पर सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। तो यहां से मेरे को ये जो सरफेस ऊर्जा है ये कितनी आ जाएगी, पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल। अगेन यहां पर ये क्षेत्रफल कौन सा होगा, क्योंकि अपन मुक्त सतह की बात करते हैं, फ्री सरफेस की बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है ये मुक्त सतह का क्षेत्रफल होता है। हमें पूछा गया क्या कि किसी द्रव्य की बूंद में कितना पृष्ठीय ऊर्जा हो सकती है, उसकी पृष्ठीय ऊर्जा कितनी हो सकती है, कितनी स्टोर है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो पानी की बूंद एक ठोस गोले की जैसे होती है, पानी की बूंद एक
ठोस गोले की जैसे होती है, जिसकी सिर्फ बाहर की जो सरफेस है या जो बाहर की जो सतह होती है वही मुक्त होती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना भाई, गोले का क्षेत्रफल कितना 4πr²। तो सिर्फ बाहर की सतह खुली है उसकी, तो 4πr² गुणा पृष्ठ तनाव कितना है, T के बराबर। यही उस द्रव में संचित ऊर्जा है। क्लियर। या द्रव की बूंद को बनने में कितना कार्य करना पड़ा, तो कार्य ही किसके बराबर होता है, कुल ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारे पास में 4πr²T। जबकि साबुन के बुलबुले की बात करें तो बुलबुला हमेशा कहां बनता है भैया, बुलबुले को देखोगे, अरे भाई साबुन के बुलबुले तो सबने उड़ाए होंगे ना बचपन में। बुलबुला अंदर से खोखला होता है और बाहर से भी संपर्क उसकी खुली रहती है। बात समझ में आती है। तो बूंद की बात करें तो बूंद सिर्फ बाहर से मुक्त होती है, जबकि अपन बात करें बुलबुले की तो बुलबुला होता है खोखले गोले का जैसा। खोखले गोले में अंदर की सतह भी मुक्त होती है और बाहर की सतह भी मुक्त होती है, तो दो सतह मुक्त होती है। एक सतह का क्षेत्रफल 4πr², तो दो सतह का कितना, 2 से गुणा कर देंगे, कितना 8πr², और सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव से गुणा कर देंगे तो इसका कार्य आ जाएगा। क्लियर। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यहां से सीधे ही सवाल पूछा जाता है कि एक बड़ी बूंद को तोड़कर छोटी छोटी बूंदों में विभाजित कर दिया जाए, तो यहां पर इसकी कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो बड़ी बूंद है इसकी त्रिज्या r है, और एक छोटी बूंद का जो त्रिज्या है वो छोटा r, स्मॉल r है। तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या r है ये छोटी बूंद की त्रिज्याओं के साथ संपर्क में कुछ इस तरीके से रहता है कि मान लो कि ये बड़ी बूंद को हमने n छोटी बूंदों में तोड़ दिया है, n छोटी बूंदों में तोड़ दिया है, तो r बराबर n की घात 1/3 r के बराबर है। और फिर आगे बात करें तो कार्य बराबर आ जाएगा कितना, 4πr², क्योंकि अगर बात करें तो ये बूंद है, बूंद का कितना क्षेत्रफल खुला रहता है भाई, मुक्त संपर्क है, तो बूंद के लिए 4πr²। और यहां से आ जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये फार्मूला कि 4πr² गुणा t, और ये n की घात 1/3 -1, ये ऐसे कैसे ध्यान रखना है, n यहां पर कुल छोटी छोटी बूंदों की संख्या है। तो बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाओ, चाहे से छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाओ, सेम ही फॉर्मूला याद रखना है, सेम ही फॉर्मूला याद रखने का है भैया। बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाओ या छोटी बूंद से छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाएं, तब भी सेम ही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर बात, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं एक्सेस प्रेशर, अधिक दाब की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास में ये पानी की एक बूंद है, इसमें अंदर और बाहर में कितना दाब का अंतर है, जो दाब में जो अंतर है वही दिखाता है अधिक दाब को, कि अतिरिक्त दाब कितना हो सकता है, एक्सेस प्रेशर। तो अंदर की तरफ इस बूंद में दाब ज्यादा होता है, बाहर के मुकाबले कितना ज्यादा है उसको अपन देखते हैं। तो यह आता है हमारे पास में, बूंद की बात करें तो ऐसे कैसे याद रख लीजिएगा बेटा जी, ये सिंपल ऐसे ही डायरेक्टली ही पूछा जाता है, 2T/R। T यहां पर हमारे पास में पृष्ठ तनाव है, जबकि साबुन के बुलबुले की बात करें तो यह आ जाता है 4T/2, क्योंकि बुलबुले की दो सतह मुक्त होती है तो बूंद के मुकाबले डबल होता है, तो बूंद का 2T/R, तो ये कितना हो जाएगा 4T/R। आगे इंपॉर्टेंट है संपर्क कोण या बात करें स्पर्श कोण या संपर्क कोण, ये होता है द्रव्य और ठोस के संपर्क बिंदु पर, द्रव ये द्रव है और ये ठोस है, इस संपर्क बिंदु पर द्रव के अंदर ठोस के संपर्क ज्या जल व द्रव के संपर्क ज्या तल के मध्य बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। स्पर्श कोण संपर्क कोण में आए द्रव तथा ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कि सिंपल सी कहानी है, जहां पर द्रव और ठोस संपर्क में आता है तो इस स्पर्श रेखा के साथ ये जो कोण बनता है थीटा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं, संपर्क कोण बोलते हैं। यदि ये कोण किसी द्रव के लिए 90 डिग्री से कम होता है तो ये द्रव हमें कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, कि यहां तक पानी भरा था, अगर मैंने इसमें एक स्ट्रॉ, जिससे अपन जूस पीते हैं, अगर उस पाइप को अगर उस पानी में डुबो दे, मान लो कोई तरल है जिसका स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम है, अगर तुम उस स्ट्रॉ को उसमें डुबोने की कोशिश करोगे तो ये जो पानी है उसमें ऊपर चढ़ने लगेगा, द्रव ऊपर उठने लगता है। और इस द्रव से अगर अपन पानी उस द्रव को अगर अपने हाथों पर गिराएंगे तो उससे हमारे हाथ भीग भी जाते हैं, ये हमारे पास में वेटिंग लिक्विड होता है। अगर ये संपर्क कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उस तरल को अगर हाथों पर गिरा दे तो हमारे हाथ भीगने लगते हैं। बात क्लियर है, और यहां पर पानी ऊपर उठता दिखाई देता है। और यदि ये कोण 90 डिग्री के बराबर है तो ये ना तो ऊपर उठता है ना नीचे बैठता है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका लेवल एकदम मेंटेन रहता है। और 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है तो द्रव नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे स्ट्रो उसमें अपन डुबोएंगे तो पानी का जो लेवल था
वो लेवल नीचे दिखाई देगा अपने को, कुछ इस तरीके से पानी नीचे बैठ गया है। बात क्लियर है। और इन दोनों से अगर अपन बात करें, इन दोनों ही द्रव्यों को या इन दोनों ही तरलों को हमारे हाथ पर गिराएंगे तो इससे हमारे हाथ भीगेंगे ही नहीं। बात क्लियर है। तो जब भी संपर्क कोण या कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम मिलता है तो ये हमें भिगोने वाला तरल होता है और पानी ऊपर उठने लगता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं तो केसी की ऊंचाई की बात करते हैं कि जैसे हमारे पास में ये लिक्विड था, इसमें कुछ इस तरीके से हमने एक स्ट्रो डुबो दी है। तो ये ऊंचाई की बात करें कि इस स्ट्रो में ये कितनी ऊंचाई तक पानी चला जाता होगा, तो ये ऊंचाई है 2t cos थीटा बटा r रो जी। 2t cos थीटा बटा r रो जी। एक सिंपल सी कहानी लिखी है हमने कि ये कोण थीटा है, जनरल रिजल्ट लिखा है हमने यहाँ पर। तो ये कोण जितना दिया होगा उतना वैल्यू लिखेंगे, और कोण अगर नहीं दिया है तो हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और यहां पर ये जो पृष्ठ तनाव है यह आ जाएगा 2 पाई r cos थीटा, जो कि mg के बराबर हो जाएगा। और थीटा यहां पर संपर्क कोण है। थीटा यहां पर क्या रहेगा भैया, संपर्क कोण रहेगा। और फिर यहां से अगर बात करें, सिंपल सी कहानी भाई, ये H बराबर L sin अल्फा होता है, ये तो पता ही है सबको। फिर बात करें कि जब दो साबुन के बुलबुले आपस में संपर्क में आते हैं, एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यह है कि जब दो, मैं लिख देता हूं, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब दो साबुन के बुलबुले आपस में संपर्क में आते हैं, आपस में संपर्क में आते हैं, तो उभयनिष्ठ, उनकी जो उभयनिष्ठ सतह है, उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या है वो हो जाती है r बराबर r1 r2 बटा r1 माइनस r2। यहां पर r1 ज्यादा है r2 से, इसको ऐसे कैसे ध्यान में रखिएगा बेटा जी, कि जब दो साबुन के बुलबुले, जैसे ये एक बुलबुला और ये दूसरा बुलबुला आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो इनकी उभयनिष्ठ सतह, ये जो सतह बनती है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। क्लियर बात। फिर जब दो साबुन के बुलबुले निर्वात या समतापीय अवस्था में संयोजित होकर नया बुलबुला बना दे तो बुलबुले की त्रिज्या, अगर तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, समतापीय प्रक्रम हो, तो समतापीय हो, यदि ये समतापीय हो तो ये जो त्रिज्या है ये बराबर होती है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। क्लियर बात। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, दो प्लेटों को अलग करने के लिए आवश्यक बल, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब दो प्लेट चिपक गई है तो उनको अलग अलग करना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा, तो दो प्लेटों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए आवश्यक बल, अलग करने के लिए आवश्यक बल बेटा जी ये बराबर होता है 2AT बटा D। बात क्लियर है। जहां पर A उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कितना भाग उनका चिपका हुआ है, T यहां पर पृष्ठीय तनाव है। क्लियर बात। तो ये हमें ध्यान में रखने का है बेटा जी, पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है श्यानता, विस्कोसिटी क्या होता है। जैसे ये एक प्लेट है हमारे पास में, इसकी ये ऊंचाई h है, धीरे धीरे अगर मैं बात करें तो ये इसकी ऊंचाई में परिवर्तन, जैसे क्या होता है कि जब पानी भरा हुआ होता है या पानी बह रहा होता है तो पेंदे में जो मान लो कि एक पत्थर है जो बहती हुई नदी में बिल्कुल पेंदे में बैठा है, तो वो रुका हुआ माना क्या जाता है, रुका हुआ होता है वो, कि उसका लगभग वेग 0 के बराबर हो जाता है। जो अपन जैसे जैसे नदी में ऊपर की तरफ आने लगेंगे वैसे वैसे उसके बहने की जो दर है, उसका जो वेग है वो ज्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात क्लियर है। तो ये जो श्यानता है, एक्चुअली में श्यानता क्या है, विस्कोसिटी क्या है, जैसे हमने घर्षण बल पढ़ा था जिसमें हमने एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक पढ़ा था, तो उन दोनों ब्लॉक के मध्य जो संपर्क सतह है उसमें जितना घर्षण बल है उसी को अपन क्या कहते थे, घर्षण बल था। वहां पर जब मान लो कि दो तरल की जो अलग अलग लेयर है, दो परतों के बीच में जो घर्षण होता है उसको अपन श्यानता कहते हैं, कि एक परत को दूसरी परत पर फिसलने नहीं दे, या दोनों परत का जो अगर मैं बात करूं सापेक्ष चाल वो क्या हो जानी चाहिए, वो 0 हो जानी चाहिए। बात क्लियर है। श्यानता अपने को एक्चुअली में दो लेयर जो होती है, दो परत जो होती है, उनके बीच के घर्षण के बारे में बताता है। तो ये जो बराबर होता है ये किसके बराबर है, FV बराबर माइनस नीटा A dV बटा dy होता है, जहां पर नीटा यहां पर हमारे पास में श्यानता गुणांक है,
ए यहां पर इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वी यहां पर चाल है और वाई यहां पर इनकी थिकनेस है। क्लियर। और फिर बात करें तापमान पर कैसे निर्भर करता है, यदि तापमान बढ़ाया जाएगा द्रवों के लिए तो ये कम हो जाएगा, और अगर गैसों के लिए तापमान बढ़ाया जाएगा, भाई सिंपल सी कहानी है यहां पर कि ये हमें, अगर द्रव और गैस दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे तो क्या रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा भैया, कि द्रवों के लिए यदि ताप की बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे पास में विस्कस फोर्स के, और यहां पर गैसों के लिए ये समानुपाती हो जाता है। क्लियर बात। फिर बात करें दाब के साथ, तो अगर दाब बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास में विस्कस बल है, ये बढ़ने लगता है। फिर आगे बात करें, एक और इंपॉर्टेंट नियम जो है वो है, स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपना एक बात बताई कि जब भी ये किसी पानी में एक गोलाकार आकृति का मान लो कि कोई वस्तु है जो बह रही है, तो उस पर लगने वाला जो श्यान बल है, इसके ऊपर लगने वाला जो श्यान बल है, विस्कस फोर्स है, ये बराबर होता है -6 पाई नीटा आर वी। और माइनस का चिन्ह क्योंकि घर्षण बल है, गति के विपरीत दिशा में होगा, तो माइनस का चिन्ह हमेशा वेग के विपरीत दिशा के बारे में बताता है। क्लियर बात। यहां पर आर अपने को गोले की त्रिज्या है, आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, और वी यहां पर गोले का वेग है। फिर यहां से है सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या होता है, ये आ जाएगा 2r³ डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी और बटा 9 नीटा। क्लियर बात। ऐसे कैसे ध्यान रखिएगा, सीमांत वेग क्या होता है पूछा जा सकता है। फिर आगे अगर बात करें तो ये जो सीमांत वेग और टाइम और दूरी का अगर ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास में 2-3 फॉर्मूले हैं श्यानता से रिलेटेड, यहाँ पर इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, और ये इनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टोक लॉ से बहुत बार सवाल पूछा गया से यहाँ से यहां पर लगातार 5 से 6 सालों तक सवाल पूछा जा रहा है। ये टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, और 6 पाई नीटा आरबी ये हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। और इनके सवाल लगाइए बेटा जी, माइंड मैप सीरीज जैसे ही देख लेते हो, ये वीडियो लेक्चर तुम जैसे ही देख लेते हो, उसके तुरंत बाद बैठ के सवालों को लगाइए कि क्या तुमसे फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल हैं वो आसानी से बन रहे हैं, वो देखिएगा। और फिर एक बार जैसे ही मान लो कि तुम रिवीजन कर रहे हो, भाई तुम्हें मान लो कि पता लग गया है, या ऑब्वियस ही बात है पता लग ही जाता है कि कौन सा लेक्चर कौन से डे को आने वाला है। जैसे आज का लेक्चर हमारे पास में द्रव्यों के गुणधर्म आए हैं, यांत्रिक गुणधर्म जो फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये आज का लेक्चर है। इसमें हमें 4-5 दिन पहले ही पता लग गया था, 1 वीक पहले पता लग जाता है कि वो फला फला लेक्चर है, उसका माइंड मैप आने वाला है। तो इस वीक में पर्टिकुलरली हमें इस चैप्टर को रिवीजन करना चाहिए, तो इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के बाद में फिर माइंड मैप से इसकी क्विक रिवीजन करके सवालों को लगाने की कोशिश कीजिए। देखना तुमसे इंप्रूवमेंट होगा और अच्छे अच्छे सवाल बनने लगेंगे। तो मेन कहानी सूत्रों की, भैया नीट का पेपर हमारे लिए बहुत बड़ी रामबाण नहीं है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं होता है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, अगर तुमने फॉर्मूलों पर कमांड कर ली है बेटा जी, इसका मतलब तुम फिजिक्स में पता कर चुके हो। तो इन सवालों को करने से पहले एक बार इस माइंड मैप को देखिए, यहां पर क्या क्या फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां हम वो सारे फॉर्मूले लेके आते हैं जिनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, या इनसे सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माइंड मैप। तो बेटा जी इनको बहुत सीरियसली लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। तो अब यहां पर देखें, तो ये हमारे पास में श्यानता बल हो गया था, स्टोक का नियम था, हमने केसी की ऊंचाई पढ़ी, पृष्ठ तनाव पढ़ लिया है, दाब क्या होता है, कितने प्रकार के दाब होते हैं, कैसे कैसे अपन ऊंचाई पर निर्भर करता है, किस तरीके से घनत्व पर कैसे वस्तुएं डूबती है, कैसे तैरने लगती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए बेटा जी। तो आज के लिए इतना ही था इस चैप्टर में, आगे मिलते हैं बेटा जी हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे जीवन में हमेशा उजाला रहे, कभी अंधकार ना आए, और हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। ये दिवाली पर्व तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आए, और मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस साल तुम सबका नीट में सिलेक्शन हो और तुम सभी लोग एक अच्छे डॉक्टर बनो, और डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बनो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जय श्री राम सभी को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।